नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। एक बार फिर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं सीबीसी के बारे में, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है ये, और इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। और ये बेसिक टेस्ट है जो किसी भी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अगर डॉक्टर के पास जाता है तो वो क्या है, अगर उस बीमारी को आइडेंटिफाई करना है कि वो बीमारी कौन सा है, तो बेसिक एक टेस्ट है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, जो डॉक्टर लिख करके देता है। इससे बहुत सारे ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाता है, इसलिए इसका नाम जो है कंप्लीट ब्लड काउंट है। तो ब्लड में जो चीज़ें होते हैं उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीट ब्लड काउंट में मिल जाता है, जो बेसिक चीज़ें हैं जो बीमारी को पता लगाने के लिए बहुत ज़्यादा सफिशियंट होता है। तो इसमें हम पूरा डिटेल में बात करेंगे, टेस्ट कैसे लगाते हैं और ये सारा चीज़, इसमें कौन-कौन से जो हैं पैरामीटर्स होते हैं, मतलब कौन-कौन से टेस्ट इसमें लगाए जाते हैं और इनकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। इसके बाद अगर ये बढ़ रहा है या घट रहा है इसकी वैल्यू, तो उसमें कौन-सी बीमारी हो सकता है या कौन-सी बीमारी का इससे आप पता लगा सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको मैं इसमें देने वाला हूँ। इसके अलावा जो सीबीसी टेस्ट जो है, पहले मैनुअल लगता था, लेकिन अब जो है ये टेस्ट जो है सेल काउंटर अलग-अलग टाइप के आने लगे। अब जो है बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन इन मशीन्स में होने लगे। तो इससे क्या हो रहा है, जैसे कि अभी जो है बेसिक 3 पार्ट मशीन आपको जो है सेल काउंटर बहुत सारे जगह पर मिल जाएगा, अलग-अलग कंपनी का। तो अभी जो है मिनरे पर काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत डिटेल आपको जो है टेस्ट लगाते समय बताऊँगा। इसके अलावा 5 पार्ट जो है आने लगे हैं, तो उसमें भी अलग-अलग क्वालिटी के मशीन आने लगे हैं, सेल काउंटर जो होते हैं। तो उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं और उसके अलावा टेस्ट लगाने का कैपेसिटी भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाता है। जैसे कि आप 3 पार्ट अगर सेल काउंटर लेकर के आएँगे तो एक बार में एक ही टेस्ट आप रन कर पाते हैं। लेकिन 5 पार्ट के अलग-अलग कंपनी जो है मशीन प्रोवाइड कर रहे हैं सेल काउंटर, उसमें एक बार में बहुत सारे टेस्ट रन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मशीन के बारे में इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम 3 पार्ट के बारे में अभी बात करने वाले हैं। बेसिक 3 पार्ट और 5 पार्ट में सिर्फ अंतर इतना है, जो पैरामीटर्स होते हैं 3 पार्ट में, जो डब्ल्यूबीसी काउंट जो करते हैं, तो डब्ल्यूबीसी काउंट में जो है ये 3 पार्ट क्या करेगा, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट की वैल्यू अलग-अलग देगा, बाकी इनका वैल्यू जो है तीनों का वैल्यू कंबाइन देता है। जैसे कि मोनोसाइट, यूसिनोफिल और बेसोफिल का वो कंबाइन देता है। लेकिन 5 पार्ट जो है ये सारे डिफरेंशियल काउंट जितने होते हैं डब्ल्यूबीसी के डिफरेंशियल काउंट, तो वो सबका वैल्यू अलग-अलग देता है। तो 5 पार्ट का ये आपको बेनिफिट उसमें मिल जाता है। इसके अलावा 5 पार्ट के बहुत सारे मॉडिफिकेशन भी हो रहे हैं, तो उसमें सारा स्ट्रक्चर वगैरह, सारा ग्राफ, पूरा टोटल कंप्लीट जो है उसमें आपको पता लग जाता है। तो ये चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे बेसिक जो सीबीसी काउंट हम करते हैं, सीबीसी टेस्ट जो लगाते हैं। तो सीबीसी टेस्ट में जो बेसिक हैं, बाकी 3 पार्ट में 19 पैरामीटर हैं, उसके अलावा 3 हिस्टोग्राम हैं, उसके अलावा 1 घंटे में आप 30 सैंपल इसमें रन कर सकते हैं और 6 काउंटिंग मोड होते हैं। मतलब अपने अकॉर्डिंग आप काउंटिंग मोड सेट कर सकते हैं, जो आपको काउंटिंग करना है। जैसे कि यहाँ पर कुछ लिख करके दिए हैं, होल ब्लड आप करेंगे तो सारा काउंट करके देगा आपको, और डब्ल्यूबीसी और एचबी चाहिए तो वो अलग से आप कर सकते हैं, या आरबीसी प्लेटलेट्स वो भी आप अलग से कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करेंगे तो इस टेस्ट को रन करने के लिए या टेस्ट को करने के लिए आपको कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है ईडीटीए सैंपल आपको चाहिए, ब्लड का होल ब्लड आपको चाहिए ईडीटीए वायल में। ठीक है, तो ईडीटीए वायल में जो है आपको होल ब्लड चाहिए, उसके द्वारा ये टेस्ट जो है रन किया जाता है। उसके अलावा इसमें टेस्ट लगाते समय मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से टेस्ट परफॉर्म करते हैं, प्रैक्टिकली जो है मैं आपको दिखा दूंगा और कौन कौन सी बातें उसमें ध्यान देनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सीबीसी में जो ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो इसमें सबसे पहले जो है एचबी होता है, इसके अलावा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ब्लड के अंदर जो इंपॉर्टेंट 3 चीजें होते हैं वो आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। तो आरबीसी के अंदर ही एचबी या हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही जो आपके ब्लड का कलर जो है लाल कलर होता है, और हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य जो होता है ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाने का काम होता है, लंग्स से पूरे बॉडी में सप्लाई किया जाता है ऑक्सीजन का। तो उसी तरीके से आरबीसी उसी के अंदर है, तो आरबीसी को कलर प्रोवाइड करता है आपका एचबी। तो हीमोग्लोबिन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कलर जो है आपका ब्लड का दिखाई देगा। मतलब अगर एचबी हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा है तो आपका ब्लड का कलर जो है गाढ़ा कलर होगा, और हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर कम है तो ब्लड का कलर वैसे ही कम हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो है जब आप ये काउंट करते हैं तो हीमोग्लोबिन की भी नॉर्मल वैल्यू होती है, आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की, ये सारी चीजों की नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर ये कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है तो उसके कारण कोई ना कोई कारण होता है, या बीमारी हो सकता है, या कोई एबनॉर्मलिटीज हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों का पता जो है आपको सीबीसी के द्वारा लग जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर
हीमोग्लोबिन का मैंने फंक्शन बता दिया, आरबीसी का भी, जैसे कि जो भी गैसेस होते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम आरबीसी का होता है। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स एक्चुअली इसका फुल फॉर्म है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, आपके बॉडी में जो भी ये सैनिक का काम करता है, मतलब लड़ने का काम करता है। आपके बॉडी में बाहर से कोई भी एंटीजेंस या कोई भी पैथोजेंस या कोई भी बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, तो ये अगर आपके बॉडी में अटैक करते हैं तो डब्ल्यूबीसी क्या काम करता है, उनसे लड़ने का काम डब्ल्यूबीसी स्टार्ट कर देता है। तो जब भी अगर आपको कोई सा भी इन्फेक्शन अगर होता है तो डब्ल्यूबीसी के वैल्यू जो है आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा। तो इससे समझ में आ जाता है कि आपके अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन चल रहा है। एग्जैक्ट पता आपको नहीं चलेगा, डब्ल्यूबीसी बढ़ गया है तो कौन सी बीमारी है उसका मालूम नहीं चलेगा, लेकिन इतना पता चल जाएगा, इंडिकेशन मिल जाता है कि कोई ना कोई इन्फेक्शन आपको हुआ है, इसीलिए डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग जो है बढ़ी हुई आ रही है। तो ये आपको पता चल जाता है। तो डब्ल्यूबीसी जो है ये प्लेटलेट्स, उसके बाद प्लेटलेट्स का काउंट भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन जो है, जैसे कि ब्लड का जो है क्लॉट करने का काम जो है ये प्लेटलेट्स करता है, रक्त का थक्का जमने का काम, हिंदी में आपको बता दूं। तो ये कोगुलेशन फैक्टर्स जितने होते हैं, तो ये सारा एबनॉर्मलिटीज अगर कोई है क्लॉटिंग होने में ब्लड का, तो वो सारा चीज आपको प्लेटलेट से मालूम चल जाएगा। और भी बाकी डिसीजेस होते हैं, वो डिटेल में हम बात करेंगे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में। उसके अलावा एचसीटी की वैल्यू, हेमेटोक्राइटिस को बोलते हैं, एमसीवी मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, और उसके बाद एमसीएच, एमसीए, एमसीएचसी। तो ये सब वैल्यू जो है आपको एनीमिया की कंडीशन में उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको ये मदद करता है। जैसे कि एनीमिया में माइक्रोसाइटिक है, मैक्रोसाइटिक है, तो इस तरीके से अलग अलग जो है ये इसमें डिटेल में आपको पता लग जाता है। उसके अलावा आरडीडब्ल्यू आपको देखने को मिल जाएगा आपको। उसके अलावा जो है मैं स्क्रीन में दे रहा हूँ रिपोर्ट, उसमें पूरा डिटेल आपको पैरामीटर्स दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा जो है एमपीवी, इनके सारे के फुल फॉर्म मैंने लिख करके दे दिया है। उसके बाद पीडीडब्ल्यू, उसके बाद पीसीटी। तो इनको डिटेल में हम अलग अलग बाद में देखेंगे जब हम लेक्चर लेंगे इनके बारे में, ये होते क्या है, इनकी नॉर्मल वैल्यू। अभी तो मैं पूरा डिटेल बताऊंगा इनको। अब तो ये सारी जानकारी आपको एक ही टेस्ट में सीबीसी में दिखाई दे देता है। तो आगे हम बात करेंगे इनके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, और उसके बाद प्रोसीजर, किस तरीके से ये टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं, और ये सारी चीजों की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, और बढ़ रहा है तो कौन सा कारण हो सकता है। ये सारी चीजें अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है या फिर घट रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, वो सारी जानकारी जो है हम आगे देखते हैं इसमें। अब हम इसमें सेल काउंटर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये मिंड्रे का है, BC 2800 सेल काउंटर का ये मॉडल है। तो इसमें अधिकतर जो है लैबों में यही मशीन पाई जाती है, और ये बहुत सिंपल है और आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें एक प्रोब दे रखा है जिसमें सैंपल आपको एस्पिरेट करना है, और उसके बाद एक स्विच दे रखा है, और स्क्रीन है, इतना बड़ा स्क्रीन है, कलर्ड स्क्रीन। और उसके अलावा यहाँ पर कुछ स्विच आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये कीबोर्ड जो आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है, इसमें अलग अलग जो है फंक्शनल की हैं। इसके अलावा अप डाउन करने के लिए हैं, और उसके अलावा मोड के हैं, और पेज को डाउन और अप कर सकते हैं। हेल्प का बटन है, डिलीट का है, प्रिंट का है, इस तरीके से अलग अलग बटन इसमें दे रखे हैं कुछ, और यहाँ से जो है आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा पीछे जब आप देखेंगे मशीन के, तो यहाँ पर जो है आपको 4 पाइप जो है निकले हुए दिखाई देंगे। तो ये, उसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ कनेक्ट करने के लिए, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, वो कनेक्ट कर सकते हैं। और अब यहाँ पर जो है रिंस, डाइल्यूएंट और लाइस, और जो पाइप मैंने दिखाया था, और उसके अलावा वेस्ट, ये वेस्ट का है। तो इस तरीके से आपको जो है 4 पाइप जो लगते हैं। और अब जो है टेस्ट लगाने से पहले अच्छे से जो है मिक्सर में ब्लड के या रोटर में जो है आपको अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट तक इस तरीके से मिक्स करना है, ताकि प्रॉपर ब्लड जो है मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद जो है अब आपको यहाँ से आप मोड भी चेंज कर सकते हैं, अगर आप चाहें, आपके अकॉर्डिंग जो है कौन सा टेस्ट आपको परफॉर्म करना है। यहाँ से रिक्वायरमेंट के हिसाब से WBC, HB केवल आपको चाहिए तो वो आप सेट कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से मोड जो है आप RBC प्लेटलेट आपको चाहिए तो वो भी आप मोड सेट कर सकते हैं। और होल ब्लड का अगर आपको सारे टेस्ट चाहिए ऑल, तो उसमें आप ऑल में सेट करके जो है आप टेस्ट जो है इसमें रन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर होल ब्लड ऑल लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पर जब आप रन करेंगे तो सारा पैरामीटर्स जो है आपको यहाँ से रन करके दे देगा। अब यहाँ से आप जो है फंक्शनल की दबा करके आप यहाँ पर आप ID नंबर उनका पेशेंट का, और फिर डेट डाल सकते हैं, और नेम डाल सकते हैं, एज, मंथ, और उसके अलावा यहाँ पर आप डिपार्टमेंट का नाम किसने भेजा है,
ये सारे जो है इन्फॉर्मेशन आप इसमें फिल कर सकते हैं ताकि बाद में आपको आसानी हो देखने के लिए, चेक करने के लिए। अब ये ब्लड हमारा मिक्स हो गया है, मशीन तैयार है, ओके दबा दिया है। अब इसको पूरा अंदर तक ले जाना है प्रोब के। उसके बाद प्रेस बटन दबाएंगे। प्रेस बटन को जैसे ही आप दबाएंगे और आपको जो है ये मशीन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। सैंपल वो ले लेगा। 13 माइक्रोलीटर सैंपल जो है ये लेता है एक बार में। तो 13 माइक्रोलीटर सैंपल लेने के बाद जो है ये अपना काम चालू कर देता है और प्रोसेस जो है इसका चालू है। और ये सारा जो भी आपका पैरामीटर्स है वो टेस्ट लगाना मशीन ने चालू कर दिया है। और उसके बाद जो है ये एक एक करके टेस्ट, अभी जैसे आप देख सकते हैं WBC काउंटिंग चल रहा है, प्रिपेयर हो रहा है। और उसके अलावा फिर WBC काउंटिंग जब हो जाएगा फिर आगे का प्रोसेस ये चालू करेगा। तो इस तरीके से आपको स्क्रीन में शो होते रहता है, आप आराम से देख सकते हैं उसको, ताकि आपको प्रोसेस का पूरा जो है जानकारी मिलता है। तो इस तरीके से सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें। आराम से आप सैंपल मशीन को एस्पिरेट करा दीजिए। अब ये प्रिपेयरिंग टू काउंट RBC दिखा रहा है आपको। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मशीन जो है कैलकुलेशन जो है करता है सारा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा मशीन में आपको यहाँ पर प्रिंटर के लिए ऑप्शन दिया है। यहाँ से जो है प्रिंट आप निकाल सकते हैं रिपोर्ट का, जो भी रिपोर्ट आपको यहाँ से मशीन देगा उसका प्रिंट आप निकाल सकते हैं वहाँ से। और अब ये आपका जो है RBC का काउंट चल रहा है। उसके बाद आपको जो है ये सारा इन्फॉर्मेशन मशीन स्टेप बाय स्टेप देता रहेगा। और उसके बाद जब रिपोर्ट तैयार हो जाएगा तो आपको सामने जो है पूरा रिपोर्ट शो होने लगेगा और वो रिपोर्ट को आप प्रिंट। उसके अलावा आप देखिए काउंटिंग जो है फिनिश्ड हो चुका है, तो ये दिखा रहा है परसेंटेज। जब 100 हो जाएगा तो आपका पूरा काउंटिंग जो है सामने शो हो जाएगा, आप आसानी से उसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से मशीन कंटिन्यू जो है आपके एक सैंपल का रीडिंग जो है दे रहा है। तो इस तरीके से अब ये बाहर भी आ गया है प्रोब इसका। जब काउंटिंग कंप्लीट हो चुका है इस तरीके से पूरा रीडिंग आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ग्राफ भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से अब जब आप इसको प्रिंट दबाएंगे तो यहाँ से जो है आपका ये प्रिंट निकल करके आ जाएगा रिपोर्ट का। इस तरीके से ये प्रिंट जो है आपका निकल करके आ गया और इस प्रिंट को आप जो है यहाँ से कट करके निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपका जो है रिपोर्ट तैयार हो गया सारा। इसमें सबसे पहला जो है हमारा हीमोग्लोबिन आता है। तो HB जो हीमोग्लोबिन का आपको नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें नॉर्मल वैल्यू का, तो मैन और वुमेन और चिल्ड्रन तीनों में अलग अलग रेंज होता है। जैसे कि मैन की अगर हम बात कर लें तो 13 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। वुमेन में जो है यही 12 से 16 होता है। उसके बाद चिल्ड्रन अप टू 1 ईयर 11 से 13 और 10 साल से 12 साल के बीच में जो है 11.5 से लेकर के 14.5 होता है। तो हीमोग्लोबिन बहुत मायने रखता है। अगर HB का लेवल जो है अगर आपका कम हो रहा है तो आपको बहुत सारे ऐसे शरीर में जो है आपको सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, जिसके कारण HB अगर कम हो रहा है तो उसको जो है अगर इंक्रीज करने के ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए जो है हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज होना आपके बॉडी में या ब्लड में बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की। तो अगर इंक्रीज हो रहा है हीमोग्लोबिन तो इंक्रीज की कंडीशन में आपका लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एक कारण हो सकता है। उसके बाद सीवियर डायरिया हो सकता है। इसके अलावा वोमिटिंग हो सकता है। तो ये इन कंडीशन में जो है आपका HB लेवल बढ़ सकता है। उसके बाद HB अगर कम हो रहा है तो उसका कंडीशन जो है आपका एनीमिया। तो एनीमिया की कंडीशन में आपका HB का लेवल जो है कम होता है। तो ये HB हो गया। उसके बाद टोटल RBC काउंट। अब जब आप टोटल RBC काउंट देखते हैं तो उसमें नॉर्मल वैल्यू जो है मैन और वुमेन में जो है अलग अलग होता है। तो मैन की अगर हम बात करें तो 4.5 से लेकर 6.0, तो इसमें जो है सेल पर क्यूबिक mm, ठीक है। तो ये नॉर्मल वैल्यू है। उसके बाद उसी तरीके से फीमेल का जो है ये नॉर्मल वैल्यू 4.0 से लेकर 4.5, तो ये है। और टोटल RBC की अगर हम बात करें तो टोटल RBC इंक्रीज अगर हो रहा है, इसका वैल्यू जो है नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है, तो कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं, ये सारे कंडीशन जो है मेंशन है इसमें। जैसे कि हीमो कंसंट्रेशन, बर्न, डिहाइड्रेशन, उसके बाद क्रोनिक हार्ट डिसीज अगर है तो उस कंडीशन में बढ़ सकता है। उसके अलावा पॉलीसाइथीमिया। अब अगर टोटल RBC काउंट आपका कम हो रहा है तो ओल्ड एज में हो सकता है, प्रेगनेंसी में हो सकता है या एनीमिया की कंडीशन में हो सकता है। तो वही चीज़ें हैं जो टोटल RBC, तो वही चीज़ है RBC के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। अगर RBC का हीमोग्लोबिन कम होगा तो स्वाभाविक बात है आपका RBC भी
डिक्रीज होगा। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में जो है आपका टोटल WBC वही है, वाइट ब्लड सेल्स। अगर ये इसकी नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें तो नॉर्मल रेंज जो है अडल्ट में एट बर्थ और एज के हिसाब से आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे इसमें। तो नॉर्मल रेंज अगर अडल्ट की हम बात करें तो 4000 से लेकर 10,000, ठीक है, पर क्यूबिक mm इसकी नॉर्मल रेंज होती है। इसके अलावा एट बर्थ में आपका इसका नॉर्मल वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगा 10,000 से 25,000। उसके बाद 1 से 3 साल के बीच में आपको 6,000 से 18,000, 4 से 7 साल में आपको 6,000 से 15,000, उसके अलावा 8 से 12 साल में आपको 4,500 से 13,500। तो ये नॉर्मल रेंज इसकी होगी। अगर अब ये नॉर्मल रेंज से कम या ज़्यादा हो रहा है तो कौन से कंडीशन में ये हो सकता है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। अगर आपका टोटल WBC काउंट अगर बढ़ रहा है ये नॉर्मल रेंज में, एज के हिसाब से आप देख सकते हैं, तो अगर बढ़ रहा है तो उसके लिए कंडीशन कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें पैथोलॉजिकल अलग है, जो बीमारी होते हैं, और फिजियोलॉजिकल कंडीशन अलग होते हैं। तो पैथोलॉजिकल कंडीशन की अगर हम बात करें तो पीरियड ऑफ इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन चल रहा है उसमें, तब की कंडीशन में आपका जैसे कि बैक्टीरियल हो गया, वायरल हो गया, प्रोटोजोअल हो गया, या मलेरिया, पैरासाइटिक, या फिर ल्यूकेमिया, तो इस कंडीशन में आपका ये WBC काउंट जो है आपका इंक्रीज होगा या बढ़ा हुआ आएगा। अब हम फिजियोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो इसमें कंडीशन आपका एज हो सकता है एट बर्थ की कंडीशन में, जैसे कि आपका बढ़ा हुआ 18,000 से ऊपर आएगा। प्रेगनेंसी की कंडीशन में, या फिर हाई टेम्परेचर है, सीवियर पेन हो रहा है, या मस्कुलर एक्सरसाइज किया हुआ है, तब इस कंडीशन में जो है WBC का काउंट बढ़ा हुआ आ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर WBC का काउंट डिक्रीज हो रहा है या कम हो रहा है तो ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकते हैं। तो सर्टन वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर होगा तो WBC का काउंट कम हो सकता है। टाइफाइड की कंडीशन में, TB, हेपेटाइटिस, या फिर इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, एप्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक, और फिर आयरन डेफिशिएंसी, तो इन कंडीशन में जो है WBC का काउंट कम हो सकता है। तो ये हो गया टोटल WBC। अब जो है हमने WBC का टोटल WBC काउंट का पूरा देख लिया। अब हम डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट देखेंगे। मतलब इसमें डिफरेंशियल में ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट अलग अलग होते हैं। इसमें सारे आपके 5 टोटल आते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी नॉर्मल वैल्यू अगर ये घटते हैं या बढ़ते हैं तो इसमें स्पेसिफिक जो कारण होगा या कोई डिसीज होगा उसको आइडेंटिफाई करने में बहुत मदद होती है इसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट होता है, इसकी वैल्यू जो है डॉक्टर को देखने के लिए आसानी होता है, किसी भी डिसीज को डायग्नोस करने के लिए या उसका पता लगाने के लिए जो है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर हम नॉर्मल रेंज की बात पहले कर लेते हैं तो नॉर्मल रेंज यहाँ पर सबका लिखा हुआ है। जैसे कि न्यूट्रोफिल है 40 से 75%, इसमें 2 तरीके के हैं, सेगमेंटेड है 2 से 6%, और बैंड फॉर्म में अगर है तो वो जो है 50 से 70% है। उसके बाद यूसिनोफिल 1 से 4%, बेसोफिल 0 से 1%, उसके बाद लिम्फोसाइट जो है 20 से 45%, और मोनोसाइट 2 से 8%। तो ये इसकी नॉर्मल रेंज है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट की। अब हम बात कर लेते हैं, अगर इंक्रीज हो रहे हैं इनकी नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा अगर काउंटिंग आ रहा है या कम आ रहा है तो उसमें कौन कौन से रीजन हो सकते हैं या कौन कौन से कारण हो सकते हैं। न्यूट्रोफिल अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर पायोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, और डिक्रीज हो रहा है तो इसमें टाइफाइड हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, या फिर एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा हम लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो चिल्ड्रन में जो है सर्टन इन्फेक्शन जैसे कि मम्स हो गया, कफ हो गया, मीजल्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, सिफिलिस या TB हो गया, तो इस कंडीशन में जो है ये लिम्फोसाइट बढ़ सकते हैं। उसके बाद यूसिनोफिल की अगर हम बात करें, ये बढ़ा हुआ अगर आ रहा है तो अस्थमा, एप्लास्टिक इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, या फिर क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज हो सकता है, या फिर हाइपर सेंसिटिविटी हो सकता है। इसके अलावा हम मोनोसाइट की अगर हम बात करें तो ये जो है बढ़ा हुआ आपका आ सकता है TB कंडीशन में, मलेरिया, टाइफाइड और कालाजार। उसके बाद जो है बेसोफिल अगर है तो ये बेसोफिलिया जो है कौन कौन से कंडीशन में, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अहम रोल अदा करते हैं। जो CBC है इसमें इसकी वैल्यू जो निकल करके आता है तो डॉक्टर को बहुत हेल्प होता है इसको पहचानने के लिए, और हम जो काम करते हैं लेबोरेटरीज में तो हमें भी बहुत कुछ आइडिया लग जाता है। अगर इनकी वैल्यू बढ़ा हुआ आ रहा है या घटा हुआ आ रहा है तो हम भी इसमें पता लगा सकते हैं। कि लेते हैं प्लेटलेट काउंट। तो प्लेटलेट काउंट जो है नॉर्मल रेंज इसकी 2.5 लाख से 5 लाख पर क्यूबिक mm होता है। अब अगर प्लेटलेट काउंट आपका इंक्रीज आ रहा है तो कौन सा कंडीशन हो सकता है, क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया हो सकता है, या फिर अगर डिक्रीज हो रहा है, प्लेटलेट काउंट कम आ रहा है तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं। इसका मेन जो फंक्शन होता है वही चीजें हैं, पुअर क्लॉट रिट्रैक्शन,
एप्लास्टिक एनीमिया या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, या फिर एक एक्यूट ल्यूकेमिया हो सकता है। तो इन कंडीशन में जो है प्लेटलेट काउंट आपका डिक्रीज हो सकता है। इसके अलावा पीसीबी है, हेमेटोक्राइट जिसको बोलते हैं, ये अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसमें एनीमिया कंडीशन में हो सकता है। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो डिहाइड्रेशन हो सकता है या फिर हार्ट डिसीज हो सकता है। अब हम ईएसआर की अगर हम बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ईएसआर का टेस्ट जो है इसमें जो आपका डिसीज है उसका प्रोग्रेस देखने के लिए जो है किया जाता है। अगर इंक्रीज हो रहा है ईएसआर का लेवल, मतलब आपका इन्फेक्शन आपके बॉडी में चल रहा है, टिश्यू ब्रेकडाउन के कारण भी हो सकता है, और उसके बाद फॉरेन प्रोटीन्स आपके बॉडी में अगर है, आपके ब्लड में, तो ईएसआर का लेवल जो है आपका बढ़ा हुआ आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, तो इसलिए जो है मैं इसको मेंशन किया हुआ है ताकि आपको ये मालूम चल सके। तो ईएसआर, अब हम इंडाइसेस देख लेते हैं इसमें, एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी। तो एमसीवी मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम होता है, और नॉर्मल रेंज इसकी अगर हम बात करें तो 82 से लेकर 92 तो फेम्टोलीटर इसका जो है यूनिट है। अब अगर ये इंक्रीज हो रहा है एमसीवी तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया की कंडीशन में हो सकता है, और डिक्रीज अगर हो रहा है तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया। उसके बाद जो है एमसीएच की अगर हम बात करें तो मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। तो इसकी नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें तो नॉर्मल रेंज होता है 27 से 32 पिकोग्राम, और इंक्रीज होगा कौन सी कंडीशन में, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, और डिक्रीज होगा हाइपोक्रोमिया में। उसके बाद जो है एमसीएचसी आता है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। तो इसकी नॉर्मल रेंज होती है 32 से 36%। अब ये इंक्रीज अगर हो रहा है तो ये जो है इंक्रीज हो रहा है तो स्पेरोसाइटोसिस, और डिक्रीज हो रहा है तो ये जो है हाइपोक्रोमिक एनीमिया की कंडीशन में हो सकता है। तो ये टोटल था सीबीसी का इंपॉर्टेंट जितने थे मैंने बता दिया कि इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, इनकी नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा या कम आ रहा है तो कौन कौन से डिसीज हो सकते हैं, कौन कौन से इसके कारण हो सकते हैं, वो सारी जानकारी हमने देखा है। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर कर देना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के बीच में। कोई सवाल है तो कमेंट्स करें, और इसके साथ साथ अगर आप नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा लें। थैंक यू सो मच।